गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेसन में हमने भाषा और व्याकरण किया था और जब व्याकरण पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज उसका फर्स्ट पार्ट जो है वर्ण विचार, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वर्ण होता क्या है, तो ये इसकी परिभाषा दी गई है कि वह ध्वनि चिन्ह जिनके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। यानी ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और ज़्यादा, खंड का मतलब होता है टुकड़े, कि जिसके उससे छोटे टुकड़े ना किए जा सकते हों, वर्ण कहलाता है। तो दूसरे नंबर आती है वर्णमाला। कि वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला क्या है कि जो वर्णों का हमारा समूह है, जितने हमारे वर्ण हैं उनको इकट्ठा एक जगह लिखा गया, उस समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है, नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं तो वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। अब बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर का मतलब होता है कि जिन वर्णों का या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। या ये कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप का मीनिंग होता है कि जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उसको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो स्वर कितने होते हैं हमें पता है कि 11 स्वर होते हैं हिंदी के अंदर। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो टोटल अगर वर्णों की संख्या देखी जाए हिंदी के अंदर तो 52 है। कैसे भला? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जिसके अंदर 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोगव्याह होते हैं, 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। तो ये कुल मिला के टोटल कितने हो गए? 52। इनकी संख्या होती है 52। तो अब बात आती है कि स्वर। स्वर की परिभाषा क्लियर होगी कि स्वर जिनका उच्चारण यानी स्वतंत्र रूप से होता हो, और हमें पता भी लग गया कि ये सारे स्वर हैं। अब जो हैं वो स्वर के भी कितने भेद आ गए, स्वर के कितने भेद हो सकते हैं, ये अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋषभ का मतलब होता है छोटा, यानी इंग्लिश में देखा आपने शॉर्ट वोवल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो छोटा, तो इसकी परिभाषा अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता हो, तो उसको हम कहते हैं ऋषभ स्वर। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा होता है कि जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगे, यानी इनसे दुगना समय लगे। तो ये जो बात क्लियर होगी कि किस तरह से दुगना लगेगा समय, ये अपन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, जैसे शायद संधि आएगा, उसके अंदर अपन जरूर इस बात में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके अंदर ह्रस्व से दुगना समय लगता है। और तीसरा जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब आता है कि जिनको बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। हालांकि हिंदी भाषा में इसका बहुत ही कम यूज है, संस्कृत भाषा में बहुत यूज होता है। इसका जो यूज है वो कहाँ होता है? इसका यूज होता है कहानी और नाटकों के अंदर। आप लोगों ने कहानियाँ देखी होंगी, नाटक देखे होंगे, तो ये किस लिए होता है? ये किसी शब्द के अंदर गूंज पैदा करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहानी चल रही है, ठीक है, और उस कहानी के अंदर किसी ने कोई कड़वी बात कह दी किसी को,
तो फिर हम देखते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो बात बार बार उसके कानों में गूंज रही है। इसी तरह अगर किसी ने ज़ोर से किसी को थप्पड़ लगाया तो फिर वो हमें ऐसा महसूस होता है, जब हम टीवी देखते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि वो उसको ऐसे लग रहा है कि वो थप्पड़ उसको 2-3 बार लगा है, तो वो उस जगह पे प्लुत स्वर का प्रयोग है वो किया जाता है। हालांकि हिंदी के अंदर जो पहले 2 स्वर हैं ऋषभ और दीर्घ, इनका ही अच्छे से प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों जो है स्वर के भेद कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन तीनों के बारे में पता चल गया होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण का हमें पता लग गया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हों। उसके बाद स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। फिर स्वर के भेद, तो हमें पता लगा स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बोला, ऋषभ, दीर्घ और प्लुत, और इनकी परिभाषा भी हमने की। तो यहाँ तक, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हिंदी का, ध्यान रहे ये आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको करके देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि ये ह्रस्व क्यों है और ये दीर्घ क्यों है। देखिए ये देखो अ, ई, उ और री, ये जो 4 है ये ऋषभ है, बाकी सारे क्या है, दीर्घ है। ये दीर्घ क्यों है, तो इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि ह्रस्व से दुगना लगता है। जो आ है वो किससे मिलके बना है, ए प्लस अ, इससे मिलके क्या बना है, आ। इसी तरह जो बड़ी ई है वो किससे मिलके बनी है, ई प्लस ई, यानी छोटी ई प्लस छोटी ई, यानी 2 डबल समय लग गया। इसी तरह जो बड़ा ऊ है वो भी किससे मिलके बना है, ऊ प्लस ऊ, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। उसके बाद है ए छोटी है तो भी ये दीर्घ स्वर में आएगी, और ये किससे बनती है, ए प्लस ई। ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए। और उसके बाद है अ, यानी बड़ी ए। ये किससे बनेंगे कि ए प्लस छोटी ए हो या बड़ी ए, तो क्या बन जाएगा, बड़ी ए। उसके बाद ओ किससे बनेगा, ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ से मिलके क्या बन जाएगा बेटे, ओ। और औ किससे बनेगा, ए प्लस ओ से मिलके क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो ये जितने भी बात मैंने आप लोगों को बताई है, आपने इस बुक में से ये लेसन निकाल के बहुत अच्छे से इसको करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया, जिसके अंदर अपना जो व्यंजन है वो आएंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है, और वीडियो देखने के बाद अपनी बुक की सहायता से इनको अच्छे से करके देखना है, समझना है। थैंक यू।